दोस्तों, कुछ दिन पहले हैप्पीनेस इंडेक्स का रिपोर्ट आया। अब इस रिपोर्ट को लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी हो गया, मतलब विवाद हो गया। कुछ लोग इसके पक्ष में हैं, कुछ लोग इसके विपक्ष में हैं। अब पक्ष में इसका रिपोर्ट ये था कि भारत को 126वें स्थान पर रखा गया और इससे ऊपर नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश ऐसे कंट्री, इवन यूक्रेन जहाँ पे रशिया के साथ युद्ध चल रहा है, उसको भी भारत से ऊपर रखा गया। ये ज़रूरी है कि इसके पहले भारत 139 पे था। अभी इसको बोल सकते हैं कि इसने सुधार किया है, लेकिन अब इस पे विवाद ये हो गया कि म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका ये हैप्पीनेस इंडेक्स में कैसे भारत से ऊपर रह सकते हैं। और ये रिपोर्ट मार्च में आया। अब मार्च में क्यों आता है कि 2012 में हैप्पीनेस डे, मार्च में ये डिक्लेयर किया गया वर्ल्ड हैप्पी डे यूनाइटेड नेशन द्वारा, और तब से ही मार्च में ही रिपोर्ट आता है। अब इस पे विवाद इसलिए हो गया कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जब ऐसे देश जहां की आर्थिक स्थिति या जहां पे गृह युद्ध चल रहा है या जहां की जो इकोनॉमी पूरी क्रैश हो गई है, ऐसे देश भारत की अर्थव्यवस्था से बहुत पीछे हैं, फिर कैसे उनको भारत से ऊपर तवज्जो दी जा सकती है। और 1 से 5 तक यूरोपियन कंट्री ही हैं। फिनलैंड को रखा गया है उसके ऊपर, जो कि उस देश में अपनी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर या ये बोल सकते हैं कि कोई उपजाते नहीं है, कोई सामान वहाँ पे बनता नहीं है, मैन्युफैक्चर नहीं होता, ऐसी कंट्री है। अब इसके पक्ष और विपक्ष में ये आ रहा है कि जो लोग इस गवर्नमेंट के खिलाफ हैं, उनको ये डाटा जो है वो एक संजीवनी बूटी की तरह मिल गया, क्योंकि वो उनको एक हथियार मिल गया जिससे कि गवर्नमेंट को खींच सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं और बोल सकते हैं देखो यूनाइटेड नेशन के रिपोर्ट में भी यहाँ के लोग खुश नहीं हैं। इवन ये बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान से भी पीछे है। और जो पक्ष में है वो बोलते हैं कि ऐसे रिपोर्ट तो आती रहती है, और उनके पक्ष में तर्क देते हैं और विपक्ष में भी तर्क देते हैं। जो विपक्ष में जो बोलते हैं कि हैप्पीनेस इंडेक्स जो है ये ऐसे ही रिपोर्ट आती रहती है, इसे भारत के जो जीवन शैली है या भारत पे कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। अब दोस्तों, पक्ष और विपक्ष में क्या है, क्यों है, मैं एक अपना जो ओपिनियन है वो दूंगा और आपके ऊपर छोड़ूंगा कि आपको डिसाइड करना है कि ये जो रिपोर्ट है इस पे कितना विश्वास करना चाहिए और कितना तवज्जो देना चाहिए। अब जैसे कि मैंने बोला कि 2012 में यूनाइटेड नेशन द्वारा इसको स्थापित किया गया, तब से ये हर साल रिपोर्ट देते हैं। अब आप सोचिए कि नेपाल जैसे देश जिसकी इकोनॉमी चरमराई हुई है, जहां डिजास्टर अभी चल रहा है, उसको 78% पे रखा गया। मतलब जहां के लोगों के पास इतनी प्रॉब्लम है वो खुश हैं। आप पाकिस्तान को देखिए, अभी पाकिस्तान में गृह युद्ध चल रहा है एक तरह से। देखिए इमरान खान, अच्छा इसका मैं एक छोटा सा चीज़ बता रहा हूँ कि इसको पहले बता देता हूँ, फिर आपको ज़्यादा समझने में आसानी होगा। और पैरामीटर क्या है कि बिजनेस क्या है, बिजनेस में कितना डेवलपमेंट हुआ, इसका कम्युनिकेशन में कितना इस देश ने आगे बढ़ाया, करप्शन कितना है, गवर्नमेंट की जो है गवर्नमेंट का काम कैसे करता है, फ्रीडम कितना, ये पैरामीटर है। अब हम एक एक करके चलते हैं। श्रीलंका में देखिए, श्रीलंका में आपने देखा भारत ने मदद किया, वहाँ के लोग
मतलब इतनी महंगाई बढ़ गई, लोगों के पास रोजगार नहीं है, खाने का नहीं है, और भारत के मदद से वो स्थिति को संभालने का उनको मौका मिला, लेकिन उसके बावजूद भी भारत उससे नीचे है। अब आइए आप, मैंने जैसे कि पाकिस्तान का जिक्र कर रहा था, बीच में छूट गया था, कि पाकिस्तान जो है करप्शन के मामले में, अभी वहां पे इमरान खान के ऊपर एक आपने तोशखाना होता है। तोशखाना जो नहीं जानते उनके लिए बता दूं कि देखा होगा कि जो किसी भी देश का राष्ट्राध्यक्ष जो बाहर जाते हैं उनको गिफ्ट देते हैं, जैसे कि अपने भी देते हैं, उलो भी देते हैं, तो उसको एक संग्रहित किया जाता है। भारत में देखते हैं, आपने सुना होगा कि मोदी जी जो हैं वो उसका ऑक्शन कराते हैं, और कई जगह कभी कहीं भूकंप आया उसको दिया है, कभी अपने जब चीफ मिनिस्टर थे तो अपने एम्प्लॉय में बांट दिया, ऐसे आता रहते हैं। तो वैसे ही वहाँ का तोशखाना में जितने भी आए, $300 का घोटाला हुआ, उसमें इमरान खान को जेल जाने की नौबत है। तो इससे क्या होता है कि एक तो करप्शन है, और भी जो पीएम है उसके ऊपर वो जेल जाने के नौबत में है। लोग सड़कों पे हैं, गृद्ध जैसा माहौल है, महंगाई चरम पे है। 37% महंगाई दर इस बार आया है, अभी फिलहाल रिपोर्ट आया कुछ दिन पहले, तो उसका महंगाई का दर जो है 37% है। दूसरा, वहां पे आप जब से पाकिस्तान बना, कोई भी स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया हो। तो पाकिस्तान को अगर लेते हैं तो किसी भी पैरामीटर पे नहीं आता। करप्शन में, गृहयुद्ध का माहौल है, गवर्नमेंट नहीं है, वहां लोगों को फ्रीडम भी नहीं है। आप देख रहे हैं जो रिलीजियस वहां पे राइट्स बहुत होते हैं, उनको जो माइनॉरिटी होते हैं उनके साथ कैसे आप देखते होंगे कि जबरन मतलब धर्म परिवर्तन होता है, और लड़की लोगों को उठा के तरह तरह की न्यूज आते रहते हैं। तो इस पैरामीटर में कैसे, मैं अब म्यांमार को ले लीजिए कि म्यांमार की स्थिति भी ऐसे ही है। और एक आपको छोटा सा चीज बता रहा हूं कि जो बांग्लादेश को 118 पद पे रखा गया, उसका रैंकिंग में, जिसकी आर्थिक स्थिति इतनी चरमरा गई थी कि आईएमएफ ने उसकी आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए $4.5 बिलियन का पैसा देकर और बेल आउट किया। बेल आउट का जो लोग जानते होंगे, बेल आउट का मीनिंग वो जानते होंगे। बेल आउट क्या है? जब क्रैश हो जाता है, कुछ भी नहीं होता, तब गवर्नमेंट, जैसे कि यहाँ पे अभी आप देख रहे होंगे कि यूएस में अभी 2 बैंक जो हो गया, शटडाउन हो गया था। एक सिलिकॉन वैली बैंक था, तो उसको बेल आउट करने के लिए अमेरिकी जो गवर्नमेंट है वो आगे आई। तो बेल आउट होता है बैंक को बचाने के लिए, या किसी संस्था को बचाने के लिए, या कंपनी को बचाने के लिए बेल आउट करते हैं। तो आईएमएफ ने बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए, बचाने के लिए $4.5 बिलियन का बेल आउट किया। अब आप समझ सकते हैं कि वहां पे क्या स्थिति है। म्यांमार को भी ऐसे ही स्थिति है, श्रीलंका के बारे में बता दिया। तो इन सब देशों में जो आप देख रहे हैं कि फ्रीडम इंडेक्स क्या है, डेमोक्रेसी क्या है, मीडिया को कितना फ्रीडम है, अब मीडिया कुछ नहीं लिख सकता। पाकिस्तान में आप जाएंगे तो उस तरह से फ्रीडम नहीं है मीडिया को जिस तरह से इंडिया में है। लेकिन फिर भी भारत को क्यों रखा गया इसके ऊपर? अब आपको बोल सकते हैं, अब इसके जो मैंने तो ये बताया, जो लोग ये मानते हैं कि जो हैप्पीनेस इंडेक्स है इससे अपने देश की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे रिपोर्ट आते रहते हैं। तो ये गवर्नमेंट का ओपिनियन हो गया, जो गवर्नमेंट के सपोर्ट करते हैं, प्रो गवर्नमेंट होंगे, वैसे लोग बोलते हैं। अब मैं इसमें एक और चीज बोल रहा हूं, जब ये रिपोर्ट आया तो उन्होंने ये बताना, जो इसके पक्ष में, रिपोर्ट के पक्ष में है, उनके तरफ से एक वाक्य बोल सकता हूं कि जब ये रिपोर्ट आया तो उन्होंने ये नहीं बोला कि इस रिपोर्ट का
जो टाइम है वो 2020 से लेकर 2022 तक का है या अभी तक का है। उस दरमियान क्या उन्होंने डेटा उठाया और उसके बाद इसको रिपोर्ट बनाया गया कि हैप्पीनेस इंडेक्स क्या है। लेकिन फिर भी आप अगर इस रिपोर्ट को भी चलते हैं तब भी आपको लगेगा श्रीलंका का जो स्थिति है कब से है, पाकिस्तान का स्थिति ऐसा नहीं है कि इसी साल हुआ है। आप काफ़ी टाइम से देख रहे हैं कि वहाँ पे स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है, मीडिया की क्या हालत है। और सबसे बड़ी बात, चौंकाने वाली बात है कि इतनी बड़ा देश, 1.25 अरब का देश है और उसमें केवल 2000 लोगों से राय मशवरा किया गया। मतलब उनका जैसे वो ओपिनियन पोल लेते हैं ना कि मतलब मैंने सैंपल साइज इतना है, तो उनका सैंपल साइज केवल 2000 पीपल को उन्होंने सैंपल साइज लिया। अब 1.25 अरब में 2000 लोगों का सैंपल साइज लेकर किस तरह का रिपोर्ट बना सकते हैं ये आप समझ सकते हैं। तो भले 2020 से बोल रहे 2022, तो ये बोल सकते हैं कि उस समय उनका स्थिति ठीक होगा जो प्रो होंगे, एगेंस्ट में होंगे, सॉरी, गवर्नमेंट के, और जो प्रो होंगे जो हैप्पीनेस इंडेक्स का जो रिपोर्ट आया। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आप कितना इस रिपोर्ट पे विश्वास करते हैं। रिपोर्ट तो आते रहते हैं, अब करप्शन का भी देख लिया आपने। और चूंकि मैं बहुत टेक्निकल में नहीं जाना चाहता, कि आपको एक ओवरऑल बताना कि लोग समझे, जो आम पब्लिक है, आम जनता है, जिसको इतना टेक्निकल की बातों की ज़रूरत नहीं है। एक मोटा मोटी ये जान लीजिए, जो देश की आर्थिक स्थिति आज भारत के सामने कुछ नहीं है, भारत की जो अर्थव्यवस्था का जो एक फैलाव है उनसे बहुत बड़ा है। अब भारत जो है ग्लोबल शक्ति के रूप में उभर रहा है, पावरफुल। पूरे वर्ल्ड वर्ल्ड जो है भारत को देख रहा है। जहाँ पे आप देखना हो कि यूपीआई ऐसे टेक्निकल, आपने एक ये भी क्राइटेरिया है टेक्नोलॉजी का, तो आप यूपीआई देखिए। यूपीआई एक ऐसा जो पैसे का जो लेन देन का एक ऐसा मतलब टेक्निकल चीज है जो वर्ल्ड में किसी के पास नहीं है, जिसे अमेरिका, यूरोपियन कंट्री सारे लोग परेशान हैं कि ऐसा कौन सा भारत ने डेवलप किया है एप्लीकेशन, जिसकी वजह से आप किसी की भी बैंक में आप 10 रुपया से लेकर कितना भी ट्रांसफर कर सकते हैं और उसके चार्जेस कुछ नहीं होंगे। आप चाहे मास्टर कार्ड, वीसा कार्ड, किसी से भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसके चार्जेस होते हैं। और उसकी अगर निफ्ट से भी आप करते हैं तो भी आपको टाइम लगता है उनका। आपको पहले अब ये अलग विषय हो जाएगा, मैं नहीं चाहता, लेकिन मोटा मोटी बता देता हूँ आपको कि निफ्ट हो गया, IMPS हो गया, इससे आपने अगर ट्रांसफ़र करते हैं तो पहले जो जिसको ट्रांसफ़र करते हैं उसको ऐड करना पड़ेगा और उसका लिमिट भी होता है कितना लिमिट। लेकिन यूपीआई के थ्रू आप 10 रुपये एक सब्जी वाले से लेकर किसी को, आदमी को ट्रांसफ़र इमीडिएट कर सकते हैं, उसके बैंक में जा चला जाएगा। तो इस तरह का टेक्नोलॉजी जो भारत ने डेवलप किया है, जो और अभी जापान तक भी एक्सेप्ट कर रहा है, एशिया में एक्सेप्टेंस बन रहा है यूपीआई का। और वहाँ पे ऐसे टेक्नोलॉजी नहीं है और ऐसे दो देश जो हैं भारत से ऊपर रखेंगे तो किसी को भी शक होगा, किसी को विश्वास नहीं होगा। इसलिए मैं आम जनता के लिए बता रहा होता, जो व्यक्तियों को इतना पता नहीं होगा, इतना टेक्निकल चीज़ें नहीं पता होगा कि क्राइटेरिया क्या है। आप समझिए किसी भी देश में आप जब आप घर पे ले लीजिए, आपके घर में कब खुश होगा? जब घर में सब लोग अच्छे तरह से खा रहे हैं, पैसा भी है उनके पास और सब चीज़ जो मर्जी हो आप बोल सकते हैं, घर में खाना भी आपको सही मिल रहा है, अच्छे कपड़े भी पहन रहे हैं, तो आदमी खुश होगा। जब देश में और हर चीज़ है, टेक्नोलॉजी, आपके घर में कंप्यूटर है, मोबाइल है, अच्छी चीज़ है, फिर भी तब आप खुश रहेंगे। वैसे ही देश में जब ये चीज़ें हैं तो आदमी, व्यक्ति खुश रहता है। अगर नहीं होगा वो कैसे खुश रहेगा? ये तो जो हैप्पीनेस इंडेक्स का रिपोर्ट बना है वो बता सकते हैं कि आदमी की अर्थव्यवस्था खराब हो, गृह युद्ध चल रहा हो या रसिया से यूक्रेन की लड़ाई चल रही, तो बोल सकते हैं कि चलो ये तो अभी चालू हुआ, 2020 से हमने बनाया। लेकिन बाकी जो देश हैं उनकी अगर अर्थव्यवस्था इतनी खराब है तो उसमें व्यक्ति कैसे खुश रह सकता है? श्रीलंका में आपने देखा कि राष्ट्रपति भवन पे लोग चढ़ गए थे, तो उस चीज़ों में कैसे खुश रह सकते हैं? ये तो जो हैप्पीनेस इंडेक्स बनाया है उनको बताना होगा कि
उन पे कैसे लोग विश्वास करें। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, तो अच्छा लगा दोस्तों का जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को कमेंट कीजिए। मैं ऐसे ही अच्छा वीडियो लेते आऊँगा जो आम आदमी के लिए आम भाषा में, जो सिंपल तरीके से बताएं, जिसमें ज़्यादा टेक्निकल ना बातें हों कि आधा आदमी इंसान को समझ में ना आए। क्योंकि अब ऐसा तो नहीं बोल सकते कि इतना टेक्निकल नॉलेज सबके पास होता है, गांव में कहीं बैठा हुआ आदमी इंसान, उसको तो ये चाहिए कि कैसे मेरे को समझ में आ जाए। तो उम्मीद करता हूँ ये बात मेरी समझ में आई होगी। धन्यवाद।